and welcome to Sriman Narayan Physics. My dear students, today in this video program I am going to discuss to you people about an electrical arrangement so called Wheatstone bridge. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम एक सेटअप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। दिस व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement which is basically used to find the value of unknown resistance। यानी अगर एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं हो तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था के द्वारा हम उस अननोन वैल्यू वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज it is, I would like to discuss the construction of this Wheatstone bridge. This Wheatstone bridge is consisted of 4 resistances, and these 4 resistances are joined together to make the skeleton of a parallelogram। तुम इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में हमने 4 रेजिस्टेंस लिया है, एक AB, दूसरा BC, तीसरा CD और लास्टली यह जो रेजिस्टेंस है AD। ये आर्म के द्वारा दिखाया गया है और ये जो आर्म AB है इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू P ओम है। इस आर्म BC के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसकी वैल्यू कैपिटल Q ओम है। उसी तरह से यह जो आर्म AD है इसका रेजिस्टेंस R ओम है और ये जो CD है इसका रेजिस्टेंस S ओम है। अब इन चारों रेजिस्टेंस को अगर गौर से देखा जाए तो ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर के एक पैरेललोग्राम का निर्माण करते हैं और इन चारों रेजिस्टेंस में से 3 की वैल्यू डिटरमिन रहती है। मान लो ये रेजिस्टेंस P ओम, इसकी वैल्यू ज्ञात है, ये रेजिस्टेंस इसकी भी वैल्यू ज्ञात है और ये वैल्यू इसकी जो RAD है इसकी रेजिस्टेंस R ओम है, यह भी हमें ज्ञात है। लेकिन जो 4th रेजिस्टर यहाँ CD R में लगा हुआ है तुम देख सकते हो, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है। मान लिया जाए इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल S ओम है। अब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की एक विशेष परिस्थिति को डिस्कस करेंगे। पहले ये समझा जाए कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके 2 एंड्स A और C ये डायगोनली अपोजिट एंड्स हैं और इन दोनों का संपर्क यहाँ पर एक सेल से जोड़ दिया गया है और सेल का EMF E है। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो दूसरी डायगोनली अपोजिट एंड्स हैं B और D, इसके अक्रॉस यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर कैपिटल G यानी एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया गया है। अब हम यहाँ पर इस व्हीटस्टोन ब्रिज की विशेष स्थिति को चर्चा करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में कहा जाता है। कब? इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस सिचुएशन या बैलेंस कंडीशन में कहा जाता है उस स्थिति में जबकि यह जो गैल्वानोमीटर है इस गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो। I meant to say that if no current flows through the galvanometer, in that very situation, this Wheatstone bridge is said to be in balanced condition। अब देखो हमने किया क्या है कि
बी और डी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। अब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, इसके लिए कौन सी स्थिति परिस्थिति बनेगी? स्वाभाविक सी बात है कि इसके जो दो डायगोनली ऑपोजिट एंड्स हैं बी और डी, अगर ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट एंड्स बी और डी सेम पोटेंशियल पर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, अर्थात कोई भी करंट इस गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो नहीं करेगा। तो हम ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे, इस बैलेंस कंडीशन को अचीव करेंगे और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए किरचॉफ का जो दो नियम है, केसीएल और केवीएल, दोनों नियमों को हम अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों नियमों को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। मान लिया जाए इस सेल के पॉजिटिव एंड से आई एम्पीयर की करंट लीव करती है। अब ये करंट जब ही इस पॉइंट ए पर पहुंचती है तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंगली तुम जानते हो, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, अर्थात यदि आई एम्पीयर की करंट इस जंक्शन पर पहुंचती है, ध्यान रहे इस पॉइंट ए को हम जंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन कनेक्शन है, इधर से करंट आ रही है और इधर से दो रास्ते करंट को निकलने के लिए बने हुए हैं। तो मान लिया जाए इस I का एक पार्ट I1 इस आर्म AB से होकर के फ्लो करता है। Now it is quite obvious that remaining current I minus I1 will flow through the arm AD। जैसा कि साइन ऑफ एरो बनाया गया है, इससे तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो I1 करंट इस आर्म AB से गया, I माइनस I1 करंट इस आर्म AD से होकर के फ्लो करेगा। अब ये करंट I1 जब ही इस पॉइंट B पर पहुंचेगा, चूंकि दो रास्ते हैं, तो मान लिया जाए इस I1 का एक पार्ट IG है जो कि इस गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो करता है। तो यदि IG इस गैल्वेनोमीटर से होकर फ्लो करेगा तो जो रिमेनिंग करंट होगा यानी I1 माइनस IG वह BC जो आर्म है इससे होकर के करंट का फ्लो होगा। अब इस पॉइंट D की बात करें, इधर से करंट आया I माइनस I1, इधर से करंट आया IG, तो दोनों करंट मिलकर के इधर DC के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और यह करंट I माइनस I1 प्लस IG होगा और पुनः ये दोनों करंट मिलकर के I एम्पीयर बनाएंगे और सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। यही व्यवस्था है। अब हमने मान लिया ये जो करंट का फ्लो का सेंस है, तुम देख सकते हो ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट का फ्लो हो रहा है। अब हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे, अर्थात केवीएल रूल को अप्लाई करेंगे और उस रूल को अप्लाई करके इस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो बैलेंस कंडीशन है उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे, उसको सेटअप करेंगे। सो लेट अस नाउ सी हाउ वी विल अप्लाई दिस केवीएल रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। Now we are going to take the closed loop A B D A loop A B D A। ध्यान दो, जब भी हम किसी लूप की बारे में बात करते हैं तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर एंड भी करना होता है। यानी अगर हम A से चलते हैं तो A से B पर, B से D पर, फिर D से A पर, इसलिए A से स्टार्ट किया, A पर अंत हुआ।
यानी लूप एबीडीए हुआ। अब इस लूप एबीडीए के लिए केवीएल रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। जरा देखो, ये जो रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू पी ओम है, तो इसकी वैल्यू पी ओम है और करंट फ्लो हो रहा है I1 एम्पियर का। तो भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह कितना होगा, I1 इंटू पी। अब तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न पैदा होगा कि यह जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है इसको प्लस माने या माइनस माने। पहले भी हम बता चुके हैं ये आर्बिट्ररी है, ऐच्छिक है। करंट के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं ए से बी, करंट का डायरेक्शन ए से बी है, इसलिए इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा उसका ड्रॉप होगा यानी लॉस होगा। तो ये जो लॉस होता है उसको माइनस से हम डिनोट करते हैं। तो करंट के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको नेगेटिव लेंगे, अर्थात यहां पर लेंगे माइनस I1 P, माइनस I1 P, देख सकते हो। अब जब हमने माइनस I1 P लिया तो अब ये BD की बात की जाए। मान लिया जाए इस गैल्वेनोमीटर से के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वह कैपिटल G ओम है, करंट की वैल्यू IG है। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वह IG इंटू कैपिटल G होगा। अब देखो ये IG इंटू कैपिटल G जो होगा इसको हम क्या माने, प्लस या माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं B टू D, यानी करंट तीर का चिन्ह देख सकते हो। करंट के डायरेक्शन में चूंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट भी माइनस होगा, इसलिए हम लिखेंगे माइनस IG इंटू कैपिटल G। अब पुनः हम D से A की ओर ट्रेवल करें। यदि D से A की ओर चलते हैं तो हमारे ट्रेवल करने का जो डायरेक्शन है वह करंट के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट है, और यदि करंट के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट है तो जो पोटेंशियल होगा वह गेन होगा, और इस तरह से इसको हम लोग प्लस में लेंगे, और ये प्लस कितना होगा, I माइनस I1, I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू इट विल बी इक्वल टू 0। See here, I am going to write here 0। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई हमने 0 क्यों लिया। 0 इसलिए लिया कि यह जो लूप है इस लूप में चूंकि पहले कोई सेल नहीं है, और यदि सेल ही नहीं है तो उसका ईएमएफ कहां से हो सकता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 0। अब जैसा कि तुम लोगों को डिस्कस किया कि जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, अर्थात ये दोनों पॉइंट्स B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ऐसी स्थिति में IG की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर हम IG की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। यदि IG की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो इस तरह से हमें एक रिलेशन मिलेगा माइनस I1 इंटू P, और ये पूरा 0 हुआ, और ये प्लस हुआ I माइनस I1 इंटू R, और ये बराबर हुआ 0 के। और इस तरह से इस I1P को उधर भेज दें तो हमें मिल जाएगा क्या, I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू P, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरा लूप है BCDB, इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। यानी अब जो लूप हम लेंगे वी विल कंसीडर द लूप
बी सी डी बी, बी सी डी बी, इस लूप के लिए केवीएल रूल को अप्लाई करेंगे। देखो बी सी, यानी बी से सी की ओर चले, तो बी से सी की ओर करंट का डायरेक्शन तुम देख सकते हो। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 माइनस आई जी, तो हम लिखेंगे I1 माइनस आई जी। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस आर्म का Q ओम है, तो हमने लिखा कैपिटल Q इंटू Q। अब चूंकि करंट के डायरेक्शन में ये पोटेंशियल है, इसलिए इसको पोटेंशियल ड्रॉप, यानी इसलिए यहां पर हम माइनस का साइन देंगे। अब देखो हम C से D की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, यदि C से D की ओर चल रहे हैं तो करंट की फ्लो का जो डायरेक्शन है उसके विपरीत चल रहे हैं। यदि विपरीत चल रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको पॉजिटिव लेना होगा, तो हम प्लस का चिन्ह दिए और देखो यहाँ पर करंट कितना है, I माइनस आई वन प्लस आई जी, I माइनस आई वन प्लस आई जी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको हमने माना है यह S है, तो इंटू S कर दिया। फिर अब हमको चलना पड़ेगा D से B की ओर, तो देखो D से B तक चलेंगे तो D से B का जो डायरेक्शन है करंट के जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वह कितना होगा भाई, तो IG इंटू कैपिटल G, और करंट के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए लिखेंगे प्लस IG इंटू कैपिटल G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G ओम है। अब इस लूप में भी चूंकि कोई सेल नहीं है और इसलिए सेल ही नहीं है तो उसका ईएमएफ कितना होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब जैसा कि पहले वाले कंडीशन में IG का वैल्यू 0 पुट किया है, यहाँ भी हम IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे और ये करेंगे तो मिलेगा माइनस I1 इंटू Q प्लस, यहाँ देखो IG 0 हो गया, यानी I माइनस I1 इंटू S, और ये IG 0 तो पूरा 0, और इस तरह से ये 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस I1 Q को उस साइड भेजेंगे, हमें क्या मिलेगा, I माइनस I1 इंटू S, और ये बराबर होगा इधर, ये होगा I1 इंटू कैपिटल Q, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब हम करते क्या हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। अब 1 में 2 से डिवाइड करोगे I1P बाई I1Q, I1 कटेगा और तुम्हें मिलेगा P बाई Q। इधर देखो I माइनस I1 इंटू R है और यहाँ क्या है, I माइनस I1 इंटू S है, तो I माइनस I1 ये टर्म कटेगा और मिल जाएगा R बाई S, तो हमें मिल गया P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब यही जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, यानी P और Q जो दो रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो अन्य दो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए, और इस तरह से चूंकि P की वैल्यू ज्ञात है, Q की भी वैल्यू ज्ञात है, R की भी जानकारी है, तो हम S की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तुम्हें डिस्कस किया, समझाया, और इस तरह से आज इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।